जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन मैप के बारे में। तो मैप पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये देखना है कि मैप में जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है दिशाएं। तो हम अगर अपने घर पे कोई भी मैप लेके आते हैं और उसको दीवार में टांगते हैं तो उसके ऊपर की हिस्सा जो हो ऊपर की दिशा जो हो जाती है वो उत्तर साइड हो जाती है और नीचे की दिशा जो है वो दक्षिण साइड हो जाती है। दक्षिण। ऊपर की दिशा को बोलेंगे उत्तर, नीचे की दिशा को बोलेंगे दक्षिण और इस दिशा को बोलेंगे पश्चिम और इस दिशा को बोलेंगे पूरब। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। और इन चारों दिशाओं में सबसे अधिक जो है सबसे ज़्यादा महत्व इन दोनों ही दिशाओं को दिया गया है। इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि कंपास हमेशा दक्षिण और उत्तर दिशा में ही कार्यरत रहता है। अगर कोई भी इस साइड में है, मान लो यहाँ पे अगर कोई चीज़ है तो हम उसे पूरब उत्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कंपास जो है मैग्नेटिक कंपास अधिकतर क्या हमेशा काम जो है उत्तर दक्षिण साइड में ही करता है। तो अगर यहाँ पे भी कोई चीज़ है तो हम उसको जो है यहाँ पे लिखेंगे उत्तर और पूरब। और अगर यहाँ पे कोई चीज़ है इस साइड में है तो उसको हम, क्योंकि इस साइड को महत्वाकांक्षा जो है ज़्यादा दी गई है, इसको वैल्यू ज़्यादा दी गई है, तो हम लिखेंगे दक्षिण पश्चिम। अगर कोई दिशा इधर साइड में है तो हम पहले, क्योंकि इसको ज़्यादा वैल्यू दी गई है, तो इस साइड का जो भी एरिया होगा तो सबसे पहले हमको लिखना है उत्तर, फिर लिखना है पूरब। और अगर कोई इस साइड में है तो सबसे पहले क्या लिखना है दक्षिण और पूरब। इन दोनों दिशाओं का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा अधिक है क्योंकि मैग्नेटिक कंपास हमेशा ही दक्षिण और उत्तर दिशा में काम करता है। क्योंकि दिन में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरब से सूरज निकला है, पश्चिम में अस्त हो जाएगा। दिन में तो आपको पता है कि पूरब पश्चिम किधर है, लेकिन जब रात होगी तो तब तो आपको मैग्नेटिक कंपास का ही देखना पड़ेगा ना। तो जब मैग्नेटिक कंपास आप देखेंगे तो वो काम करता है उत्तर और दक्षिण दिशा में, तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण दिशाएं हैं। तो इनके बगल में जो भी दिशाएं रहेंगी तो पहले इनका नाम लिखा जाएगा, उसके बाद में दूसरी दिशा का नाम लिखा जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने ग्लोब की ओर। ये आपके सामने बना हुआ है ग्लोब। हम अब इसको बीचों बीच से बांट देते हैं। अब ये हमारे पास हो गया अर्ध ग्लोब या गोला। ये पूरा क्या है गोला। अब ये हो गया अर्ध, तो इसको बोलेंगे गोलार्ध। तो ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और ये जो रेखा है जिसने इसको बीचों बीच से बांटा हुआ है इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो हमारी पृथ्वी को बीचों बीच से बांट देती है उसको क्या बोलेंगे विषुवत रेखा। जो बीचों बीच से पृथ्वी को बांट रही है उसको क्या बोलेंगे विषुवत रेखा। इसके ऊपर से एक रेखा गुजर के जाती है उसका नाम है कर्क रेखा। इसके ऊपर से जो रेखा गुजर के जाएगी उसका नाम है कर्क रेखा, और जो नीचे से गुजर के जाएगी उसका नाम है मकर रेखा। लेकिन हमको चूंकि इंडियन मैप के बारे में पढ़ना है तो हमको सिर्फ इस रेखा के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो हम चूंकि हमारे पास एलसीडी लगी हुई है तो हम देखेंगे भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है। ये रहा हमारे सामने इंडियन मैप का नक्शा। हम देखते हैं सबसे पहले ये जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले गुजरेगी गुजरात से। गुजरात से होकर जाएगी तो राजस्थान के थोड़े से एरिया से निकलेगी। राजस्थान से निकलने के बाद कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद कहाँ घुस जाएगी? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो आप गिनती कर लीजिए, काउंटिंग 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8। तो देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इनके नाम कभी कभी लिखने को आ जाते हैं। तो आप नाम कैसे लिखेंगे? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। त्रिपुरा, मिजोरम। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और मैप में आप जब आंखें बंद करेंगे तो मैप आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप पश्चिम साइड में आएंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर चलना है। तो सबसे पहले गुजरात, उसके ऊपर से निकल के जाएगी तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और उत्तर और दक्षिण दिशा को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्योंकि मैग्नेटिक कंपास हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही कार्य करता है। विषुवत रेखा पृथ्वी को, धरती को कितने भागों में बांटती है? विषुवत रेखा धरती को 2 भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। हम लोग किस हिस्से में आएंगे? उत्तरी गोलार्ध में। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। अब ये आपके सामने रहा वर्ल्ड मैप का नक्शा। वर्ल्ड मैप में आप देख रहे होंगे, आप यहाँ से देखिए, यहाँ से होकर गुजरेगी, ये है विषुवत रेखा। यहाँ से होकर जो गुजरेगी ये विषुवत रेखा है। ऊपर से होके जो गुजरेगी, ये जो भारत होके जाएगी, ये हमारा है इंडिया का नक्शा, जो वर्ल्ड मैप में इतना सा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल की तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का टोटल क्षेत्रफल है। हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और हमारे संविधान में जब आप देखेंगे, हमारे संविधान में टोटल भाग जो हैं 22 हैं, अनुच्छेद जो हैं 395 हैं, अनुसूची हैं जो 12 हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको इंडियन मैप पढ़ने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में भाषाएं जो हैं वो कितनी बोली जाती हैं। अगर आप 8वीं अनुसूची को उठाकर देखेंगे, अगर आप 8वीं अनुसूची को उठाकर देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है भाषा। 8वीं अनुसूची क्या कहती है? भाषा। इसमें भाषाएं दी कितनी गई हैं? 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं वो आपको हम इंडियन मैप पे घुमा के दिखा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडियन मैप पे घूम रहे हैं, आप पूरा देश भी घूम लेंगे और 22 भाषाएं भी सीख जाएंगे। और वो 22 भाषाएं हैं कौन सी? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। आपको भी इससे भी फास्ट याद करना है। मुझे भी याद है, बाकी थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है ना, तो इस चक्कर में। बाकी आपको देखना है कि 22 भाषाओं में वो भाषाएं बोली कहाँ जाती हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है भाषाएं। तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा से चलना है, यानी कि सबसे ऊपर कश्मीर से आपको देखना है। तो कश्मीर में कौन सी बोली जाएगी? इसको मिटा दें पहले। अब आप देखिए, सबसे ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे भाषा बोली जाएगी कश्मीरी। कश्मीरी का हम के लिखे दे रहे हैं, बाकी आप लोग तो समझदार हैं ही, समझ जाएंगे। कश्मीरी के पास होता था सिंधी, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो कश्मीरी और सिंधी, जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोला जाएगा? कश्मीरी, सिंधी। कश्मीर के नीचे जस्ट क्या मिलेगा आपको? पंजाब। तो यहाँ कौन सी भाषा बोली जाएगी? पंजाबी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी।
पंजाबी के बाद आएंगे आप इस साइड में, क्योंकि ये हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ भी आपको पंजाबी भाषा मिल जाएगी। अब आएंगे आप यूपी। अब यूपी में बोली जाती है हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। अब इसके आगे आप इधर बढ़ेंगे, यहाँ भी आपको हिंदी मिल जाएगी। और इसके आगे बढ़ेंगे आप तो इधर मिल जाएगी आपको बंगाली, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली। इधर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी असामी, असामी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी। अब थोड़ा सा और नीचे चल के देखते हैं। असामी के बाद इधर नीचे उड़ीसा, यहाँ से आप वापस आएंगे उड़ीसा, तो यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाएगी? उड़िया, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया। मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। बोलिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया। उसके बाद आप आ जाइए बिल्कुल पश्चिम साइड में, जहाँ पे मिलेगा आपको गुजरात। यहाँ पे बोली जाएगी गुजराती, और यहाँ पे बोली जाएगी महाराष्ट्र में मराठी। तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी। अब इसके भी नीचे थोड़ा सा चलते हैं। आप बाकी राज्य जो है ध्यान रखना, कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र के नीचे आपको मिल जाएगा कश्मीरी, सिंधी, कश्मीर में कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती और मराठी, गुजराती, मराठी। अब यहाँ पे कर्नाटक में बोली जाएगी कन्नड़। कौन सी भाषा? कन्नड़। तेलंगाना, हैदराबाद, कन्नड़ के बाद तेलुगु, कन्नड़ के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद तमिलनाडु में कौन सी भाषा मिलेगी आपको? तमिल। कौन कौन सी हो गई आप अपने पास? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल। और केरला में आपको मिल जाएगी मलयालम। तो मेरे साथ साथ बोलिए आप, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। अब उसके बाद आपको देखना है उर्दू और संस्कृति, संस्कृत। उर्दू, संस्कृत, गिनती गिन लो हो कितनी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी कि अभी बाकी हैं भाषाएं 7। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद आएगी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये हो गई आपकी 2200 भाषाएं। आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची कहती है कि हमारे देश में टोटल भाषाएं हैं 22, और 2200 भाषाएं आपको याद हो गई होंगी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सारी भाषाएं आपको याद कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने 2200 भाषाएं सीख ली होंगी। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सारी भाषाएं याद करने के बाद एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो आप देख लीजिए। जब विषुवत रेखा गुजरेगी तो विषुवत रेखा गुजरती है भारत देश से नीचे, लेकिन कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जो मकर रेखा है वो विषुवत रेखा के नीचे से गुजरती है। अब मान लो, इधर देखते हैं, ये है विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा, ये है कर्क रेखा। ये है विषुवत रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब विषुवत रेखा पे जो है
सूर्य मान लो ऐसे करके है, ये सूर्य यहाँ है, तो सूर्य यहाँ पे लंबवत चमकेगा। लंबवत चमकने का मतलब 90 डिग्री पे होगा। अब ये सूर्य जाएगा इधर ऐसे करके, अब एक बार यहाँ पे यानी कि कर्क रेखा पे लंबवत चमकेगा, फिर उसके बाद अगर इधर आएगा तो यहाँ भी लंबवत 90 डिग्री ही चमकेगा। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि लंबवत सूर्य एक बार यहाँ चमकेगा, एक बार यहाँ चमकेगा, लेकिन ससुरा 2 बार यहाँ चमकेगा। यानी कि ये एरिया सबसे ज़्यादा गर्म एरिया होगा। और जब सूर्य चमकता है तो उससे रेडिएशन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? रेडिएशन। जो रेडिएशन उत्पन्न होता है उससे बचने के लिए जो है हमारी बॉडी में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है मेलानिन। तो जिसके अंदर होता है मेलानिन ज़्यादा वो हो जाता है करिया, और जिसके अंदर मेलानिन का होता है अभाव वो हो जाता है गोरा। तो आप अगर इंडिया में देखेंगे तो केरला साइड के लोग आपको ज़्यादा काले नज़र आएंगे, लेकिन कश्मीर साइड के अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि भारत यहाँ से आप देखोगे छोटा सा भारत दिख रहा है, यहाँ से होकर कौन सी रेखा गुजर गई है? मकर रेखा, कर्क रेखा। तो इस कर्क रेखा के ऊपर वाले जितने भी प्रदेश आपको इस साइड में दिखाई पड़ेंगे ये सारे क्या रहेंगे? बिल्कुल ठंडे। इस साइड में गर्मी बहुत कम पड़ेगी, इस साइड में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे है विषुवत रेखा। ठीक है, तो जहाँ पे विषुवत रेखा है इस साइड के लोग बहुत ज़्यादा करिया मिलेंगे आपको, बिल्कुल करिया झौंसल। कैसे मिलेंगे? करिया झौंसल। बात आई समझ में? तो ये हमारे देश में आप इस साइड के लोगों को देखेंगे तो ज़्यादा काले नजर आएंगे। अभी आपको इंडियन मैप से समझाता हूँ। कर्क रेखा जो है वो यहाँ से होकर गुजरती है, तो यहाँ के लोग, और यहाँ कश्मीर जो ऊपर निकल गया है, क्योंकि हमारे पास एलसीडी है छोटी, तो कश्मीर आपने अभी देखा जो ऊपर निकल गया है, तो यहाँ के लोगों में और जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ के लोग थोड़े सांवले कलर के मिलेंगे आपको, और ऊपर आप जितना ही बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा गोरे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जितना ही आप नीचे बढ़ेंगे, जैसे मान लो कर्नाटका आ गए, आंध्र प्रदेश आ गए, जैसे कि साउथ की मूवी आप लोग देखते हो तो नीचे का एरिया क्या होगा? साउथ होगा, क्योंकि साउथ ये तमिलनाडु कर्नाटका ये सब कौन सा एरिया है? साउथ, केरल। तो इसमें जो आप मूवीज़ देखते हो ना उसमें एक से एक खतरनाक विलन रहता है, तो बिल्कुल करिया झौंसल रहता नहीं रहता। तो वो सब किस साइड के हैं? इस साइड के हैं। तो इस साइड के लोग अधिकतर आपको कैसे मिलेंगे? काले, क्योंकि उनमें मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास जो है सूर्य लंबवत चमकता है, किरणें वहाँ पे ज़्यादा आती हैं, तो इसलिए उनके शरीर में मात्रा काहे की बढ़ जाएगी? मेलानिन की। और आज से आपको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे पर डे इंडियन मैप की एक क्लास होगी, और इंडियन मैप को हम एक एक राज्य करके पर डे निपटाते रहेंगे। जैसे कि कल हमको पढ़ना है कश्मीर के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ लेंगे जो भी राज्य आता रहेगा। जैसे कि हम देखते हैं कश्मीर के बाद कौन सा राज्य आ रहा है। कश्मीर के बाद पढ़ना है हिमाचल प्रदेश को। सबसे पहले पढ़ना है हमको कश्मीर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जो भी आता रहेगा उसको निपटाते चलेंगे। तो एक दिन में हम लोग एक राज्य को निपटाएंगे, या जो बड़े राज्य हैं उसमें दो दो तीन तीन दिन भी लग जाएंगे। लेकिन इंडियन मैप हमको अब यूट्यूब पे पर डे एक क्लास देना है आपको। और ध्यान रहे सारे लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सबको ज्वाइन करना है, क्योंकि इंडियन मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन मैप है भूगोल का रीढ़। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों, अगर आपने मैप अच्छे से तैयार कर लिया तो भूगोल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इंडियन मैप में सारे, जैसे मान लो आप जब जैसे कश्मीर पढ़ोगे तो कश्मीर में जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो हम आपको बता देंगे, कश्मीर में जो भी दर्रे हैं वो आपको बता देंगे हम, कश्मीर में कहाँ कहाँ घूमने वाली जगह है पर्यटकों के लिए जाने के लिए वो भी हम आपको बता देंगे, कश्मीर का क्षेत्रफल कितना है वो भी हम आपको बता देंगे। तो इंडियन मैप का क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और अपने साथी जो भी हैं आपके जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी बताओ कि इंडियन मैप कितना ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप अगर आपने नहीं पढ़ा तो बहुत से क्वेश्चन आपके छूटने वाले हैं। तो आज से एक क्लास आपका पर डे होगा। कल हम आपको पढ़ाएंगे कश्मीर के बारे में। आज ये थी इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप की छोटी सी इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।